शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ मौजूद होने के लिए। तो अदब और सिनेमा ज़बान बयां की कशमकश, तो ये मौजू है और कशमकश अच्छी खासी है, बयान आप दोनों करेंगे। तो जहाँ तक मैं समझ पाया इस टॉपिक को, लिटरेचर उसे जब सिनेमा में उतारा जाता है तो बहुत ऐसी मिसालें हैं और आप दोनों कई मिसालों से जुड़े हैं कि जादू हो सकता है, जादू किया जा सकता है। वो जादू आज के दौर में होना कम हो गया है और उस जादू के आगे होने की क्या उम्मीद है, ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। तो मैं शुरू करता हूँ, आप दोनों साथ हैं तो आगाज़ हम उसी फ़िल्म से करते हैं, मुज़फ़्फ़र साहब और जावेद साहब, जिसको आप दोनों ने क्रिएट किया था, उमराव जान। तो मिर्ज़ा रुस्वा का नॉवल पढ़ा आपने मुज़फ़्फ़र साहब, और जहाँ तक मुझे याद है एक बार हमारी पहले बातचीत हुई थी कि आपने उसको एक टेप पे रिकॉर्ड कर लिया था और सुनते रहते थे अपनी गाड़ी में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो किताब के पन्नों से निकल के जो ज़हन में तस्वीरें बनी, वो कब ख़्याल आया कि अब इस पे एक फ़िल्म बनानी चाहिए इस नॉवल पे? आपने जिस जहाज़ का नाम लिया है उस पे हम दोनों सवार हैं। जी। उमराव जान का जहाज़। तो ज़ाहिर है फिल्म और अदब पे बात हो रही है। तो अदब वही है जो आदमी जीता है, जो जिस जो वो सांसें लेता है वही अदब है। उसके अदब के बाहर आदमी सांस नहीं ले सकता है। अदब का मतलब ही अदब है। अदब का मतलब एहतियात है। अदब का मतलब एहतराम है। अदब का मतलब महसूस करना किसी चीज़ को। तो मेरे लिए एक फिल्म बनाना जो है वो जीने का एक संग मील है कि मैं किस तरीके से एक कदम से मैं दूसरे कदम को ले रहा हूँ, ये क्या है। तो जब मैंने गमन बनाई तो वो एक तरीके से अपने गांव का एहसास था, लोगों का ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका उखड़ के बड़े शहरों में आके बस जाना, ये एक एहसास था। और उमराव जान भी उसी एहसास की एक कड़ी थी कि एक लाचार लड़की जो है वो एक, समझिए, 100 बरस पुराना गमन था। तो ज़ाहिर है एक तख़य्युल, एक तसलसल दिमाग में होता है जब आदमी एक तख्लीकी सफ़र पे चलता है जिसमें मूविंग इमेजेस भी होती हैं और मुख्तलिफ़ और फ़नून लतीफ़ा आपके साथ चलते हैं। एक मूसीक़ी का और एक शायरी का एक वलवला और जोश भी होता है, क्योंकि आप इन तमाम सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी बात कहना चाहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो उमराव जान का बनाने का एक का ख़्याल जो आया, वो अवध की तहज़ीब और अवध के मुआशरे के टूटने का दर्द था। और इत्तेफाक की बात है कि जो अवध में रहता है उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब उसके उमराव जान वॉज लाइक अ बाइबल टू पीपल ऑफ लखनऊ एंड अवध, तो उसी सूरत से मैं, मेरे लिए भी एक ज़रूरी ग़िज़ा थी। अलीगढ़ में पढ़ाई भी जाती थी, मैंने अलीगढ़ में पढ़ा। तो शहरियार हमारे जो लिरिक राइटर थे वो पढ़ाते भी थे। तो उमराव जान एक अदब का हिस्सा थी जो मैं उसको अपने तरीके से, अपने अपने नॉस्टैल्जिया से, अपने एस्थेटिक्स और अपने ग्राफिक सेंस से मैं उसको जीना चाहता था। तो सिर्फ़ उस कैरेक्टर की कहानी नहीं थी उमराव जान, पूरे वक़्फ़े की और अवध के पूरे हाँ, कल्चर की कहानी थी, जब हम उसमें देखते हैं। बिल्कुल उसमें रंगों की कहानी थी, तो कुदरत के रंगों की कहानी थी। इनिशिएट आपने किया, उस प्रोसेस से जावेद साहब कहाँ पर जुड़े? जावेद साहब, आपको याद है वो वाक़या? देखिए, कहानी तो बहुत तवील है। हाँ, हाँ। उसको एक स्क्रीन प्ले बनाना और उसको एक चस्पा तरीके से उसके डायलॉग लिखना, ये फ़न तो जावेद भाई का था। हुँ। जावेद भाई ने उसमें डूब के उसमें काम किया। ये अपना सफ़र खुद बताएंगे। जी, जावेद साहब। मेरा तो एक अलग सफ़र है, इनका वो भी। इनका बिल्कुल उस गहराई का सफ़र है जिसे यादों में जिस है, मैं तरीके। उनके जी। चेहरे पे को देख रहा हूँ, तो बिल्कुल याद करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, जावेद साहब। आदाब। सबसे पहले मैं
अपनी आवाज़ की माफ़ी चाहूँगा। आम तौर पर वो इतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये कि जब दिल्ली आया तो लोगों ने पोल्यूशन पोल्यूशन करके इतना डराया कि उसका असर मेरे गले पे हो गया। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जो बात मुज़फ़्फ़र अली साहब ने कही वो थोड़ी तफसील चाहती है। मिर्ज़ा रुस्वा के का नावल उमराव जान अदा, फ़िल्म उमराव जान तक कैसे पहुंचा, कितनी मंजिलों से गुज़रा, उससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इजाज़त है जी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहानी दोनों के पास होती है। नावल में भी कहानी होती है और फिल्म में भी कहानी होती है। दोनों के पास लोकेशन भी होते हैं, दोनों के पास कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों के पास जो एक उनके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कहानी का, वो होता है, और उसका एक क्लाइमैक्स होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों चीज़ों में होती। लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों बहुत अलग अलग किस्म के मीडियम हैं। मिसाल के तौर पर ये कि जब हम नावल पढ़ते हैं तो नावल के पास दो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। एक बड़ी चीज़ होती है लिखने वाले के अल्फाज, जिनसे वो तस्वीरें बनाता है, और दूसरा पढ़ने वाले का जहन जो उन तस्वीरों को देखता है। ये दो चीज़ें हैं जो एक नावल से हमारा रिश्ता जोड़ देते हैं। फिल्म जो है वो इस मामले में बहुत ही रिच है, बहुत बड़े, उनके पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके पास सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कैमरा, जिससे वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको कुछ भी दिखा सकते हैं। उनके पास आवाज़ है, उनके पास म्यूज़िक है, उनके पास शायरी है, उनके पास स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, और बहुत कुछ है उनके पास। अब होता ये है कि जब हम किसी नावल को पढ़कर उसको फिल्म बनाने के बारे में सोचते हैं, कि जैसे जब मुज़फ़्फ़र अली साहब ने ये सोचा होगा कि उमराव जान पे फिल्म बनाई जाए, तो जाहिर है कि उमराव जान जो है वो 1890 की कहानी है और 1910 में वो शाये हुई थी, और जब से 100 साल से वो कहानी जो है वो इतनी अपनी जगह बना चुकी है, इतनी पॉपुलर है कि लोगों को पूरे पूरे सीन याद हैं, पूरे पूरे कैरेक्टर याद हैं, और उमराव एक जिंदा कैरेक्टर बन जाता है जो हमारे आपके समाज का हिस्सा बन चुका है। हम उसका रेफरेंस देने लगते हैं। लेकिन कहानी जब आप नावल पढ़ना शुरू करते हैं तो कहानी इस तरह नहीं होती। कहानी इस तरह शुरू होती है कि मिर्ज़ा रुस्वा जो हैं वो कहीं रहते हैं, उनके पड़ोस में एक साहिबा आके रहने लगती हैं, और पता चलता है कि साहब ये अपने ज़माने की मशहूर गाने वाली हैं, बहुत मशहूर शायरा हैं, और उनका नाम उमराव जान है। और वो उमराव जान जो है वो अपनी कहानी मिर्ज़ा साहब को सुनाना शुरू करती हैं, और वो जैसे जैसे टुकड़ों में सुनाती हैं, कभी वो फ्लैश फॉरवर्ड में जाती हैं, कभी फ्लैश बैक में जाती हैं, और उसी तरीके से मिर्ज़ा साहब ने उसको लिखा है। हमारे सामने ये प्रॉब्लम था, मुज़फ़्फ़र साहब के सामने भी और हमारे सामने भी, कि अगर हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से बयान करने की कोशिश करें जिस तरीके से मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, तो वो बड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है। इसलिए हम कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ उमराव जान जो अपने गांव में है, फैज़ाबाद में है, जिसका नाम अमीरन है, और वो छोटी सी मासूम बच्ची है जो खुशियों से भरी हुई है, ज़िंदा रहना चाहती है, ज़िंदगी देखना चाहती है, और उसको किडनैप किया जाता है, लखनऊ लाया जाता है, और लखनऊ में एक कोठे पर उसको बेच दिया जाता है। कहानी वहाँ से शुरू होती है। होता क्या है साहिबान के नॉवल और फिल्म के बीच में एक चीज़ और होती है जो एक बहुत अहम चीज़ होती है, और एक बहुत अहम शख्सियत का दाखला उसके अंदर होता है। वो शख्स जो है वो है स्क्रीन प्ले राइट। एक तो आपका राइटर है जिसने ओरिजिनल क्रिएट किया, दूसरा है आपका स्क्रीन प्ले राइट जिसे जो जो मंजरनामा लिखता है, जो आपको ये बताता है कि ये कहानी जो फिल्म में है, वो जो जो नॉवल में है, वो फिल्म में कैसे आएगी, और उस हिसाब से हम उसको चलते हैं। अब उसमें बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं।
और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कि जब सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की कहानी शतरंज की बाजी के ऊपर फिल्म बनाई जिसका नाम शतरंज के खिलाड़ी था, तो वो कहानी इस तरीके से नहीं है। वो तो 5 पेज की छोटी सी कहानी है जिसमें दो नवाब हैं जो शतरंज खेल के इतने शौकीन हैं कि उन्हें इससे कोई बहस नहीं है कि वाहिद अली शाह जा रहा है, आपका कल्चर बदल रहा है, आपकी तहजीब तबाह हो रही है, अंग्रेज़ आ रहा है, कब्ज़ा कर रहा है, हिंदुस्तान की पूरी तारीख बदल जाने वाली है। इससे उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें दिलचस्पी है सिर्फ अपने शतरंज से। ये कहानी थी। लेकिन इसका पस मंज़र क्या था? वो लोग कौन थे जो इस पूरे इनकलाब के को ला रहे थे? वो अंग्रेज़ क्या सोच रहे थे? उनकी साजिशें क्या थीं? एक नवाब को जो बहुत अच्छा अपने वक्त का रूलर था, उसको किस तरीके से बदनाम करके, उसकी शोहरत को ख़त्म करके, उसकी इज्जत को ख़त्म करके, एक ऐसा माहौल पैदा करके कि साहब ये एक बेहुदा डिबॉच आदमी है जो सड़कों पे ताशा बजाता है, कभी कभी डांस करता है, कभी ड्रामे करता है, कभी ठुमरियाँ गाता है, इसको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। वो सारी चीज़ें सत्यजीत रे ने उसके अंदर डाल दी। बहुत सारे लोगों का ख्याल था उस वक्त कि ये क्या बेहुदा हरकत है भाई, आपने ये प्रेमचंद की कहानी तो है नहीं, प्रेमचंद की कहानी से तो आप कहीं से कहीं निकल गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रेमचंद की कहानी एक झरोखा है, एक खिड़की है छोटी सी, जिससे आपको एक मखसूस एरिया में, एक मखसूस एंगल से एक थोड़ी सी चीज़ दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको पूरा कैनवस देखना है, तो पूरा कैनवस देखने के लिए आपको सत्यजीत रे का जिस तरीके से स्क्रीन प्ले उन्होंने खुद लिखा था, वो बनाना पड़ेगा। और यही फ़र्क हो जाता है लिखी हुई कहानी में, मतलब नॉवल में और फिल्म में। बिल्कुल, ये पूरी टेक्नीक बता दी आपने जावेद साहब, और बहुत वो नियर परफेक्ट एडेप्टेशंस हैं दोनों, मेरा मानना है, उमराव जान हो या शतरंज के खिलाड़ी हो, स्क्रीन के लिए। वापस हम उमराव जान पे आएंगे मुजफ्फर साहब। जिस वक्त वो नावल पढ़ा था आपने, जावेद साहब ने बात की कि कुछ तस्वीरें उभरती हैं, और चूंकि मैंने रेखा पे किताब लिखी और हमारी मुलाकात हुई थी, मैं ये सवाल जानना, इसका जवाब जानना चाहूँगा कि जब वो उमराव जान का किरदार जहन में उभर रहा था, तो क्या वो उमराव की शक्ल रेखा से मिलती थी? नंबर एक। और क्या जब हम अडेप्ट करते हैं किसी लिटरेरी वर्क से स्क्रीन पर, क्योंकि ज़ाहिर है फ़िल्म किताब तो एक अफसाना निगार ने कमरे के कोने में बैठ के लिख ली, उसमें कोई ख़र्चा नहीं हुआ, उसकी अपनी मेहनत है और उड़ान है सोच की। लेकिन जब फ़िल्म बनाते हैं तो बजट कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए, मतलब कुल मिला के बाज़ार आ गया उस पूरे इक्वेशन में। तो जब, क्या वो तस्वीर रेखा जैसी थी? अगर नहीं तो बेटर एक्ट्रेसेस थीं, शायद स्मिता पाटिल के साथ आप काम कर चुके थे, शबाना आज़मी उस दौर में एक्टिव थी, जो आर्टिस्टिक फ़िल्मों से जुड़ाव के लिए जानी जाती थी। तो रेखा कैसे और क्यों फाइनल की गई थी? देखिए, ये तो चीज़ वक्त ही बताता है। और आज कुछ भी कहें तो रेखा उमराव जान बन गई है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ, उस क्योंकि हम वक्त पीछे चाहे जा रहे वो हैं। रेखा उमराव जान बन पाती ना बन पाती, आज तो वो हर शख्स उनको उमराव जान ही समझता है। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या है कि हर, देखिए, ये डायरेक्टर के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है कुछ चीज़ों को विजुलाइज करने का, जो मुझे लगता है ये उसका अकेला सफ़र होता है, जो चीज़ों को एक अलग थर्ड आई से देखता है, इनर आई से देखता है। तो उसमें रेखा में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो जिस तरीके से मैं कहानी बयान करना चाह रहा था, वो एक सेंसिटिव जर्नी थी एक लड़की की, जो एक ऑप्टिमिज्म की हाइट से पहले तो एक बिल्कुल गिर के, और फिर ऑप्टिमिज्म की हाइट पे पहुंच के, फिर एक उसका जो पूरा ग्राफ बनता है जहां वो जाके ख़त्म होती है, और सवाल उसके सामने आता है, ये क्या जगह है दोस्तों। तो ये पूरा जो एक उसका जो एक सफ़र था, इसमें जो इसका जो उतार चढ़ाव था, तो मुझे लगा रेखा को सिर्फ एक फ़ोटो मैंने देखी किसी अखबार में, और उसकी आँखों में एक वो थी, एक तेवर था, गिर के संभलने वाला तेवर। तो मैंने उसी को लेके मैं चला हूँ, और एंड दैट आई थिंक डिलीवर्ड बिग ह्यूज डिविडेंड्स एज फार आई एम कंसर्न्ड, एंड ऑल्सो द
the retention of the character of Om Rao in people's minds, it was her eyes, you know. गाह रोती हुई गाह हंसती हुई मेरी आंखें हैं अफसाना ख्वां दोस्तों. तो ये अफसाना जो निगारी जो उसकी आंखों में थी, मुझे किसी में नहीं लगी. अब वो हो सकता है, अब आई कांट से आई एम रॉन्ग बिकॉज इट टाइम हैज प्रूव्ड दैट दिस वाज इट. नो नो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट रॉन्ग. जिस मकाम पे वो पहुंची, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में, अब तक तो है ही, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर टॉप 10 फिल्में, 100 साल पुराना हो गया है ये हिस्ट्री, तो उमराव जान बिल्कुल उसमें से एक है, हमेशा गिनी जाएगी. अदब वाली फिल्मों की बात अगर आज के दौर पे लौटें हम, तो जब भी जिक्र भी करो नॉर्मल ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस, तो सबको लगता है कि अरे बड़ा भारी मामला है, कुछ उर्दू मुस्लिम सोशल बना देंगे ना. उन्होंने एक उमराव जान दोबारा भी की थी, उसकी बात ना ही की जाए तो कम है. हम और जावेद साहब कर रहे थे उसकी बात, यहाँ नहीं करते. तो कहने का मतलब ये है कि जो अदब वाली फिल्म है, उसका मतलब ये तो कभी नहीं था कि बहुत हैवी होगी. आपने गमन बनाई थी, गमन का हीरो एक टैक्सी ड्राइवर है, तो लेकिन उसमें शायरी की बात होती है. वो शायर नहीं है, लेकिन सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है. ये अदब के ज़रिए और शायरी के ज़रिए जो उसका दर्द और उस ज़माने के उस समाज की जो बातें बताई जा रही हैं, वो बड़ा पोइटिक था मामला. वो एक स्टाइल था आपका पोइटिक वाला, लेकिन वो अब पूरी तरह मिसिंग है. उसकी कोई ख़ास वजह, ये दोनों आप दोनों से सवाल है मेरा. ये लखनऊ वाला मामला हो रहा है. चलिए आप लोग बाजी ले जाएंगे, बाजी ले जाएंगे. ये रामपुर के हैं. आप अगर दूसरी उमराव जान का भी जिक्र से शुरू करना चाहें तो किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से. देखिए, मेरा ये कोई भी कल्चर हो, जब हम उसे फिल्म में पेश करते हैं, तो जो लोग पेश कर रहे हैं उनके लिए उस कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है. उमराव जान की बात हो रही है, तो मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ कि उमराव जान में जिस तरीके से 1850 के आसपास और 1857 तक का जो पूरा पीरियड है, उसको जिस तरीके से मुज़फ़्फ़र साहब ने डिपिक्ट किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुज़फ़्फ़र अपने लखनऊ को जानते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं. उसकी साइकी जो है वो उनके रगों के अंदर है, क्योंकि वो लखनऊ वाले हैं. वो लोग जो उस कल्चर से पूरे तौर पर वाकिफ़ नहीं होते और फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उन्हें पैसे कमाने होते हैं. उन्हें इससे कोई बहस नहीं है कि वो कल्चर क्या है, ये है. वो आम तौर पर ऐसी गलत हरकतें कर बैठते हैं कि जिन पर बाद में न सिर्फ वो तो खैर पता नहीं शर्मिंदा होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन देखने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं. उसकी सबसे बड़ी, लखनऊ के बारे में बहुत सारी फिल्में बनी, उसमें सबसे ज़्यादा जो फिल्म अपने ज़माने में चली थी, उस फिल्म का नाम था मेरे महबूब. मुझे माफ़ कीजिएगा, ये लफ्ज़ मैं कई मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो ये है कि उससे ज़्यादा लचर फिल्म आज तक नहीं बनी. इसलिए कि उसमें जो कल्चर दिखाया गया है मुसलमानों का, वो मुसलमानों का तो क्या, वो कोठों का कल्चर भी नहीं है. बिल्कुल ही नकली है. कोई वो वहाँ, लेकिन एक ज़माने तक लोग ये समझते रहे कि साहब ईद के दिन जो मुसलमान लड़कियां हैं वो नाचती गाती हैं, और गैर बाहर के लोग आते हैं बेपर्दा, और उनको सिवैयाँ खिलाई जाती हैं और गले मिला जाता है, और इस किस्म का. तो ये जो एक अजीब व गरीब जो इमेज जो बनाए जाते हैं, वो गलत. मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि ईमानदारी जो होती है किसी भी चीज़ के साथ, वो ईमानदारी क्या होती है. मैंने एक फ़िल्म लिखी थी सोनी महवाल. तो सोनी महवाल के गाने जो थे वो लिखवाने के लिए हम लोग, मैं, उसके डायरेक्टर उमेश मेहरा और उसका म्यूज़िक डायरेक्टर अन्नू मलिक, हम लोग अनजान साहब के पास गए. अनजान साहब अपने ज़माने के बहुत अच्छे फिल्म राइटर थे, और उस ज़माने में उनका एक गाना फिल्म डाउन का जो था, वो खई के पान बनारस वाला जो था, वो नेशनल एंथम बन गया था, इतना चलता था. तो हम उनके पास गए और मेरा पूरा स्क्रिप्ट तैयार था तो डायलॉग के साथ, तो मैंने उनको पूरा वो स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दिया. बहुत बहुत मुतासिर हुए, कई जगह उनकी आंखें भी भर आईं, बहुत बहुत तारीफ़ की.
और जब हमने उनसे कहा कि साहब इस फ़िल्म के गाने आपको लिखने हैं, तो आप यकीन मानिए यासिर साहब कि उन्होंने हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा इस फ़िल्म के गाने मैं नहीं लिखूँगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना अच्छा स्क्रिप्ट है जिसकी आदमी तारीफ़ कर रहा है और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं इस फ़िल्म के गाने नहीं लिखूँगा। तो एक शॉक लगा कि भई क्यों आप क्यों नहीं लिखेंगे ये गाना? कहने लगे देखिए, सोनी महिवाल जो फ़िल्म है वो पंजाब की फ़िल्म है। मैं यूपी का हूँ, बनारस का। मैं इसके साथ इंसाफ़ नहीं कर सकूँगा। इसको बख्शी के पास ले वाह जाइए। वाह वाह। ये ईमानदारी जो जब तक आप हमारे फ़िल्म राइटर्स में और फ़िल्म बनाने वालों में नहीं आएगी, तब तक हम अच्छी फ़िल्में नहीं बना सकते। तो जावेद साहब ने ईमानदारी की बात की, इस पे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। मैं फिल्म रिव्यू किया करता था, तो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि फिल्म दिखाने वो स्क्रीनिंग करते हैं एक दो दिन पहले, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पीआर वाले। तो जैसे ही आप फिल्म देखने पहुंचते हैं तो कहते हैं देखिए आपको ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि ये फिल्म ना दिमाग जो है वो घर पे छोड़ के आए तब अच्छी लगेगी। तो तो ये जो भी बड़ी फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्म आ रही है, उसके साथ ये जो डायरेक्टर इंटरव्यू दे रहा है या जो जो एक्टर इंटरव्यू दे रहा है, वो यही कह रहे हैं कि दिमाग घर पे छोड़ आइए, है ना, दिमाग ना लगाएं, पैसे लगाएं टिकट पे, पॉपकॉर्न पे भी पैसे लगाएं, लेकिन दिमाग ना लगाएं। तो तो लौट के अगर आए हो गमन या उमराव जान या हब्बा खातून, जिन कैरेक्टर्स को आप पर्दे पर लाते थे, वो एक दर्द था। वो दर्द क्यों मिसिंग है अब? जमाने में तो दर्द कम नहीं हुआ है मुजफ्फर साहब, सब सब गम से घिरे हुए हैं, या हकीकत से क्यों दूर हो गया है सिनेमा? क्योंकि क्या है, जैसा मैंने शुरू में कहा, आदमी को यही नहीं मालूम कि उसका वो किस रास्ते पे चल रहा है और उस रास्ते में उसके क्या चीज़ काम आ रही है। तो जब मैं कश्मीर में गया, जैसे आपने फरमाया कि उनका कल्चर नहीं था, उन्होंने बोला और अनजान यहाँ साहब। शायद सब लोगों को मालूम नहीं होगा कि हाँ, मुजफ्फर अली साहब जब जूनी बना रहे थे डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना को लेके, वो कश्मीरी शायरा हब्बा खातून के ऊपर, तो रिसर्च के लिए वो 3 साल तक बाकायदा कश्मीर में बस गए थे। ये उसके यही तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से तो। हाँ, एक तो ये था और उसके अलावा मैंने सोचा कि ये फिल्म बनाने के लिए क्या चीज़ें मेरे काम आ सकती हैं। मैं जहाँ का हूँ वहाँ का तो हूँ, हर शख्स कह रहा है कि वहीं आप वहाँ वो जगह क्यों छोड़ के आए। तो मेरे जहन में ये बात आई कि जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे काम आएगी कश्मीर में, लखनऊ की, वो है तहजीब। और तहजीब का मतलब ये है कि दूसरे की तहजीब को मतलब बुलंदी से ना देखिए, दहलीज से देखिए। तो ये मुझे लगा कि जब कश्मीर में मैं जाऊं और उस तहजीब को मैं उनकी दहलीज पे खड़े होकर देखूं, तब शायद मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं। दूसरा जो चीज़ मैंने सोचा काम आएगी मेरी, वो है इश्क। क्योंकि जब तक मुझे कश्मीर से और वहाँ के अदब से एक इश्क नहीं पैदा होगा, तब तक मैं इंसाफ नहीं कर सकता हूँ। तो जब ये मसले सामने आए तो फिर मैं परेशान हुआ, क्योंकि मुझे वहाँ अजीब माहौल मिला। वहाँ एक साहब मुझे मिले जहाँ मैं रह रहा था, काफ़ी हम लवाजमात के साथ वहाँ पहुँचे थे। हमारे जो मालिक मकान थे, तो एक दिन आए मेरे पास, सियाह कमीज़ पहने थे हमारी तरह। तो हमने कहा कि आज आप काली कमीज़ क्यों पहने? कह रहे आज मियाँ वो उनका ज़ियाउल हक की डेथ एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा यार हम कहाँ फंस गए कि हम इन लोगों के लिए फिल्म बना रहे हैं और इनको एहसास ही नहीं कुछ। फिर एक दिन आए अशरे के दिन मेरे पास, तो वो लाल कमीज़ पहने थे। तो हमने कहा आज आप लाल कमीज़ पहने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरे जो साथी थे, एक मोहन लाल अहमा, उनसे मैंने शेयर किया कि साहब मुझे तो यहाँ कश्मीर से इश्क होना मुश्किल लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मुझे एक गाड़ी दीजिए, एक कमरा दीजिए एक होटल में, और 15 दिन के बाद आप मुझे याद कीजिए। तो खैर वो हो गया। 15 दिन जब हो गए तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए मेरे पास। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पर, तो उन्होंने एक कमरा भरा हुआ था लोगों से, एंड यू नो इट वाज स्टिंकिंग ऑफ टो जैम, यू नो। ऐसे ऐसे गांव के लोग थे जिन्होंने कभी शायद मतलब जिन हालात में वो थे, और ऐसा उन्होंने पूरा एक म्यूजिकल एंसेम्बल तैयार किया था। फिर मैं जाके वहाँ बैठा,
फिर उन्होंने जो गाना शुरू किया, बलगल अला ब कमाल ही कशफत दुजा ब जमाल ही, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रिक्कत तारी हो गई। तो मुझे एहसास हुआ कि आशिक होने के लिए इनकी मौसीकी को समझना ज़रूरी है, इनके दिल में जो इनकी जो धड़कनें जो छुपी हुई हैं वो समझना ज़रूरी। वो हमारा लैंडलॉर्ड गलत आदमी था, मैं गलत चक्कर में फंस गया, उसको तो किराए से मतलब था। तो बहरहाल हाँ, इश्क मेरा फिर वहाँ की मौसीकी से जब हुआ तो फिर मौसीकी से और भी रास्ते निकले, दस्तकारी का रास्ता निकला, और मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि क्या क्या मुझे रास्ते मिले। बल्कि और ये कश्मीर कहा में जाए, मैं फिल्म बना पाया हूँ या ना बना पाया हूँ वो अलग दास्तान है, जी जी, लेकिन जो वहाँ से मैं बैंक बैलेंस लेके आया हूँ वो सूफियाना फलसफा वो मैं उसका तो जिंदगी भर हाँ, उसको अदा और नहीं जो कर सकता जो हूँ। एक तरह से कहा जाए जहान खुसरो, हम सब जानते हैं हाँ, उसके मुझे बारे में, लगता है हम चाहेंगे जहान आप भी खुसरो का जेनेसिस हब्बा खातून ही थी। जी जी, तो किस चीज़ से क्या हासिल होता है ये बताना बड़ा मुश्किल है। हम्म। हम फिल्म बनाने जाएं और हमको मिल जाए एक और कोई चीज़, फिल्म का दर्द चलता रहे ज़िंदगी भर साथ। वो मूसा वाला मामला हो गया कि आग लेने गए और उनको पैगंबरी मिल गई। तो ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ को आप ढूंढने जाएं वही मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी भरपूर मोहब्बत से भरी हुई एक कोई हसीन चीज़, इतना तो यकीन है। तो आप जूनी के ज़रिए कल्चर दिखाने के लिए निकले थे कश्मीर का। उस वक्त पॉलिटिकल टर्बुलेंस शुरू हुआ था कश्मीर में, जिसके नुकसान आपको भी झेलने पड़े, और अब हालात बद से बदतर ही हैं जो कश्मीर में चल रहा है। आज के दौर में अगर एक जूनी बनाने को कहा जाए या उस जैसी फिल्म बनाने को कहा जाए, तो उसके ज़रिए क्या दिखाना चाहेंगे मुजफ्फर साहब? किस तरह के सिनेमा की ज़रूरत है अगर एक कश्मीर पे फिल्म बने? वो जो बर्फ़ में और पेड़ों के आसपास गाने तो खूब हो गए। देखिए, फिल्म जो है वो हमेशा एक प्रोफेटिक चीज़ होती है। जब आदमी गहराई से फिल्म के अंदर उतरता है तो ही इज़ प्रोफेटिक। गमन भी जो मैंने कह दिया वो आज तक सच है, और हम 100 बार गमन बना सकते हैं, वो सच्चाई हटने वाली नहीं है। उमराव जान भी एक प्रोफेटिक चीज़ है, अंजुमन भी एक प्रोफेटिक चीज़ है, उसी सूरत से हब्बा खातून भी एक प्रोफेटिक चीज़ है। वो एक वो एक दर्द की प्रोफेसी है, और बगैर दर्द के कोई फन नहीं उभरता है। तो उसी से जो म्यूज़िक पैदा हुई है उसमें जो उसमें जो एक इश्क की अलामत मिलती है वो दर्द से ही मिलती है। अब उसमें आप उसके गाने सुनिए, अगर जो ख़याम साहब ने म्यूज़िक दी है और आशा जी ने गाया है, तो उसमें एक जगह पे आशा जी ने एक सिसकी ली है, और वो सिसकी जो है वो उसको, मेरी छोटी सी बच्ची थी, शी ग्रू अप हियरिंग दैट सॉन्ग, उस सिसकी पे वो रोने लगती थी। और वो था कि जीने की कोई राह दिखाई नहीं देती, बाबा मेरे बाबा, वरना मैं कभी ऐसे दुआ ही नहीं देती, बाबा मेरे बाबा। तो ये इस तरीके का एक दुखती हुई रग को पकड़ना जो है वो, मतलब मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से आदमी को मिलता है, उसका जितना शुक्र अदा करे वो कम है। जी, तो ये तो अदब से जुड़े सिनेमा की बात हो रही है जावेद साहब। शतरंज के खिलाड़ी थी, उमराव जान थी, ऑफ कोर्स चक्र थी, वो भी एक मराठी नॉवल पे थी। एक तो वो किनारा है आपके करियर का, और एक दूसरा किनारा है जहां नाम आते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, परदेस, राजा हिंदुस्तानी। बिल्कुल दूसरा किनारा है। ये दो किनारे हम जानना चाहेंगे। एक तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, ये जो रेंज है उमराव जान से लेकर राजा हिंदुस्तानी और डीडीएलजे तक, कमाल की है। और ये जो बैलेंस है ये कैसे बनता है जावेद साहब? आप एक लाइन में निपटा देंगे हमको मालूम है, लेकिन ये कैसे होता है? ये बहुत, क्योंकि देख के मतलब डीडीएलजे का भी एक पूरा ज़माना फ़ैन है, उसमें भी एक तरह का कल्चर था और कई चीज़ों की शुरुआत उससे भी हुई थी। वो एक अलग तरह की सिनेमा ट्रेडिशन थी। तो ये जो बैलेंस है ये कहाँ से मेंटेन होता है? नहीं, आपने कहा कि मैं 2 जुमलों में बात ख़त्म कर दूंगा, नहीं मैं 3 में करूंगा। तो देखिए, अगर राइटर अच्छा हो और वो ये जानता हो कि फिल्म की राइटिंग के लिमिटेशंस क्या हैं,
तो उसको अपना दिमाग जो है वो डीवीडी प्लेयर के जैसा बना देना चाहिए। जो डीवीडी प्लेयर के अंदर है वही बजेगी, वही आवाज़ सुनाई देगी, बाकी दुनिया की कोई आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। मैंने यही किया कि मैं जब कोई फिल्म लिखता हूँ, और मेरी आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरी तकरीबन 89 फिल्म्स रिलीज़ हो चुकी हैं अब तक, और उसमें से मेरा ख्याल ये है कि 2-4 अच्छी फिल्में हैं, 2-4 लैंडमार्क फिल्म्स में भी हैं, बहुत सारी बुरी फिल्में भी हैं। लेकिन मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि मैं उस फिल्म के अंदर उतर सकूं। मैं जब फिल्म लिखता हूं तो मुझे इससे कोई बहस नहीं होती कि उसका पस मंज़र जो है वो पस मंज़र मेरे लिए नया है और इससे पहले मैं कुछ और कर चुका हूँ। जब मैं एक फ़िल्म लिखने के लिए इनके पास गया, मनमोहन देसाई ने मुझे एक फ़िल्म लिखने के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि जावेद साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि इसमें आप उमराव जान जैसे डायलॉग ना लिखें। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, इसलिए कि आप उमराव जान बना भी नहीं सकते। तो वो हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जो कहानी आती है आपके साथ, जो स्क्रीन प्ले आपके पास आता है या स्क्रीन प्ले आप बनाने के लिए खुद बैठते हैं, वो अपना एक पूरा लंबा चौड़ा डिमांड चार्ट लेकर आता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं ये अजीब व गरीब सवाल करते हैं कि साहब फिल्म की ज़बान क्या होती है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि फ़िल्म की ज़बान कोई ज़बान नहीं होती, क्योंकि फिल्म कोई राइटिंग वर्क नहीं है जिसमें आप पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका लिखने वाला कौन है। आप प्रेमचंद की ज़बान से आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये प्रेमचंद है। कृष्ण चंद्र की ज़बान पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कृष्ण चंद्र हैं। इस्मत आपा की ज़बान उनसे बिल्कुल अलग है, और कुर्रतुल-ऐन हैदर की ज़बान उनसे बिल्कुल अलग है, तो उनको पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फ़िल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिल्म में हम जो ज़बान लिखते हैं वो राइटर की ज़बान होती ही नहीं है, वो कैरेक्टर की ज़बान होती है। अगर हमारा कैरेक्टर जो है वो, जैसा कि मुज़फ़्फ़र की फिल्म है गमन, अगर वो गांव से आया है तो वो गांव की ज़बान बोल रहा है। अगर वो लखनऊ का एक महज़्ज़ब नवाबज़ादा है, कोठे पे आया है, तो वो उस महज़्ज़ब ज़बान, उस कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव बन के जो ज़बान बोल रहा है वो उसकी ज़बान है। तो इस तरीके से हर चीज़ जो है वो बदलती चली जाती है। मैं भी यही करता हूँ कि जब मैं किसी फ़िल्म को लिखने के लिए बैठता हूँ तो मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता कि इससे पहले मैंने क्या लिखा, इससे पहले मैं क्या मैंने पढ़ा है, इस फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उस हिसाब से पूरी ईमानदारी के साथ में लिखता हूँ। लेकिन देखिए, फिल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो एक कंबाइंड एफर्ट है, उसमें सिर्फ राइटर की लिखी हुई चीज़ काम नहीं आती। राइटर जो देख रहा है, डायरेक्टर को भी वही देखना चाहिए, वही महसूस करना चाहिए। डायरेक्टर जो महसूस कर रहा है, डायरेक्टर जो देख रहा है, राइटर जो देख रहा है, वही चीज़ एक्टर को भी देखनी चाहिए, वही चीज़ एक्टर को भी महसूस करनी चाहिए, तब जाके बात जो है वो बनती है। मैंने एक बात मैं महसूस करता हूँ, और मैंने कई जगह वो कही भी है, कि जब राइटर लिखता है तो उसके जो अल्फाज हैं वो मुर्दा होते हैं, जो कागज़ पर लाशों की तरह पड़े हुए होते हैं, उनमें कोई जान नहीं होती। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट आता है, वो अपने जादू के ज़रिए उन मुर्दा लफ्ज़ों को ज़िंदा कर देता है और कभी कभी अमर भी कर देता है। तो ये जब तक ये एक मंजिल से दूसरी मंजिल, एक राइटर से एक डायरेक्टर, डायरेक्टर से एक्टर, एक्टर से और दूसरे लोग जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन पूरा नहीं करेंगे, तब तक एक फिल्म नहीं बनती। और उसमें बिल्कुल जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक फिल्म का इन्फ्लुएंस दूसरे पे नहीं होता है। जितने अच्छे
फिल्म राइटर हैं या जितने अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, आप उनकी वैरायटी देखिए कि वो एक फिल्म का दूसरी फिल्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुज़फ़्फ़र साहब, जब उमराव जान जब आपने बनाई थी और उसके बाद जो आखिरी जानिसां थी जिसमें आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और मैंने वो भी देखी थी और उसके भी कुछ सीन्स बड़े कमाल के थे, लेकिन उसको वो ट्रैक्शन नहीं मिला, ना उसकी उतनी बात हुई जबकि होनी चाहिए थी, वही अदब था। टेक्निकली ज़्यादा सुपीरियर थी मुझे लगा वो उमराव जान से। तो वजह क्या थी? इंटरेस्टेड लोग नहीं थे उस फिल्म को देखने में, कम इंटरेस्टेड थे, या कुछ कॉमर्स या फिल्म प्रमोशन, या आपकी समझ में क्या आया उसको उमराव जान जितना ट्रैक्शन क्यों नहीं मिला उस फिल्म को? उसको भी आपने लिखी थी? हाँ, मुझे नहीं, उसमें क्या था कि 2-3 गलतियां मुझसे हो गई जो मैं सबके सामने नहीं मांगूंगा जी, अकेले 1 to 1 कन्फेशन। लेकिन कुछ वो जल्दी में रिलीज हुई, उसको थिएटर्स नहीं मिले, उसका प्रमोशन नहीं हुआ और इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो गलतियां थी वो कुछ ज़्यादा बुनियादी गलतियां अच्छा थी। अच्छा। लेकिन सवाल यही होता है कि जब आदमी एक फिल्म बनाता है तो उसको एक ख़ास इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। अब जैसे जब मैंने गमन बनाई तो गमन के बाद राही साहब ने एक बड़ा उम्दा उसका रिव्यू लिखा और उसके आखिर में लिखा कि मुझे भी लगा गुलाम हसन को देख के कि जैसे मैं बम्बई में अपने कलम की टैक्सी चला रहा हूँ। वाह वाह। तो यही ये तक राही connect साहब होना के चाहिए मुंह ना। से हाँ, हाँ। आना और सबमिट करना, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए, मैं रो दिया उसको सुन के। फिर तब से राही साहब तो खैर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और मतलब उनका जो कलाम बोलता है बहुत कुछ तो मुझके मेरे अंदर बोलता है। मैंने एक प्ले भी उनका किया है एज अ काइंड ऑफ बैले, गोमती 1857 का। लेकिन जब मैंने उस वक्त ये तहिया किया था कि मैं कोई फिल्म राही साहब से ज़रूर लिखवाऊंगा, उनकी जो ज़बान पे पकड़ है, किरदार पे पकड़ है। तो अंजुमन उन्होंने लिखी और फिर लिखने के वक्त कह रहे यार तुम बैठे रहो मेरे पास कि ये लखनऊ है, मैं लखनऊ का नहीं हूँ। बहुत खूब। तो फिर छोटे छोटे चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो बैठ के निकली। तो राही साहब बड़े अजीम आदमी थे और जो आप अंजुमन सिर्फ राही साहब के डायलॉग सुनने के लिए सुनिए, देखिए तो क्या मतलब क्या जायका था और क्या आम फहम चीज़ें थी जो सिर्फ राही साहब ही लिख सकते थे। और गमन की चूंकि बात की आपने, तो वो लाइन तो इतनी अब जिसको कहते हैं ना कि इमॉर्टल हो गई है। तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था तो व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे फोटो के साथ कि सीने में जलन, आंखों में तूफान। ये तो शहरियार है। हाँ, नहीं वो मुझे मालूम है, शहरियार साहब ने लिखा है वो। मैं बता रहा हूँ कि आज के दौर में भी वो रेलेवेंट उन्होंने फेस वैल्यू पे ले लिया कि वो सीने में जलन पोल्यूशन से है और आंखों में तूफान धुएं से है, लेकिन वो जो गहराई है वो मेरे ख्याल से नहीं समझ रहे, लेकिन वो लाइनों का जो जादू है वो अभी तक चल रहा है। लाइनों का जादू में तो हम लोग फंसे हैं। शहरियार ने दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में नहीं लिखा था। हाँ, नहीं लिखा था, मैं यही कहना चाहता हूँ। वो अब उनके जो दिल के जब पोल्यूशन था उसके बारे में लिखा। लेकिन लोग उसको आज के दिल्ली के पोल्यूशन से जोड़ के व्हाट्सएप मैसेजेस में चलाते हैं। दिल और दिल्ली में वैसे भी कुछ ज्यादा दूरी नहीं है। तो आजकल जो हिस्टोरिकल फिल्में भी बहुत बन रही है, कोई पानीपत बना रहा है, कोई पद्मावत बना रहा है, जोधा अकबर भी बनी, और तकरीबन हर फिल्म के साथ ना कोई नाराज हो जाता है। ये नाराजगी वाली जो बात है ये बहुत नई है ना, पहले बहुत बनी है, नाराज नहीं होते थे लोग। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि उमराव जान जब आपने बनाई थी तब भी लखनऊ के कोई वकील साहब नाराज हो गए थे, कुछ हुआ था? देखिए, नाराज उस वक्त आदमी होता है, दो वजह होती हैं। एक तो सेल्फ, थोड़ा सा उनको पब्लिसिटी मिल जाती है, और दूसरा एजेंडा जी। या तो बनाने वाले का कोई हिडन एजेंडा होता है या नाराज होने वाले का कोई हिडन एजेंडा होता है। इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा। जी जी जी। और आजकल बहुत सी एजेंडा वाली फिल्में आ रही हैं जी, जिनको देख के तकलीफ होती है, लगता है कि इस पे कितना पैसा और कितनी कला वेस्ट हुई, और कला भी वो मासूम कला, उस कलाकार को नहीं मालूम कि वो कला एक किसी छोटे दिमाग के आदमी का एजेंडा बन जाएगी। ये बहुत बड़ा कल्चर और लचर में बहुत कम फर्क है। तो ये जो मामला था
वकील साहब वाला। हाँ, वकील साहब वाला। और वकील साहब जो थे वो कोई मामूली वकील नहीं थे। हाँ, वो मुद्दा भी उनका कोई मामूली नहीं था। हाँ, मुद्दा ये था कि हादी मोहम्मद रुस्वा की रूह को तकलीफ होगी। और वो वकील साहब भी कोई मामूली वकील नहीं थे, वो बाबरी मस्जिद वाले ज़फ़रयाब जिलानी थे। माशाल्लाह। तो ये रूह को जो तकलीफ होगी, ये तो मामला कुछ अलग ही तसव्वुफ वाले लेवल पे चला गया था। हाँ, हो सकता है उन्होंने झिझोड़ दिया मुझे उस वक्त, रूह का एहसास दिला दिया। तो फिर कहाँ तक गया वो? कोर्ट वोट में वो गवाही हुई? मेरे कुछ? वालिद ने कहा यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। मैं दिस क्या कहते हैं, लखनऊ के इस तरह के लोगों को नापदान का कीड़ा कहते थे। कहते मैं इन नापदान के कीड़ों से मैं निपट लूँगा। एंड यू नो ही वेंट इनटू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ही फाउंड आउट कि उमराव जान का जो राइट्स थे दे वर गिवन बाय हादी रसवा टू द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सारी जो किताबें के उनके वो थे राइट्स, वो उन्होंने दे दिए थे उनको। तो ही वो वाइस चांसलर अब्बाजान के दोस्त थे, तो उनसे उन्होंने सब लिखवा लिया कि ये तो हमने मुजफ्फर साहब को दे दी राइट। फिर 1-2 साल में वो 50 साल भी उनके पूरे हो गए। बट सो द फिल्म वाज इन द नॉवल वाज इन ओपन डोमेन, यू नो। तो बहरहाल उसका माय फादर हैंडल द होल थिंग। ही सेड डोंट वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल दिस फुल। तो ये ख़ास बात इसमें ये निकल के आई कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने अपना सारा कलाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिया था, ठीक है? और आप लोग यहाँ रेख्ता में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू के बारे में बात हो रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। खैर वो पता नहीं वकील साहब को किसी ने बताया था या नहीं बताया था कि 50 साल के बाद हर चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तो कोई राइट्स किसी के थे नहीं उस पर। लेकिन असल में मुजफ्फर साहब को फिल्म बनानी तो आती है और अच्छी फिल्में बनानी आती हैं, लेकिन उन्हें वो सारे पैंतरे नहीं आते जो फिल्मों को चलाते हैं। सही बात कहे गए, जो मुजफ्फर साहब थोड़ा नहीं कह रहे असल थे। में इन्होंने अभी एक बात कर साहब, प्रमोशन की बात आप कर रहे थे। हर कोई प्रमोट ही करता है, बजट होता है आजकल प्रमोशन का। आज आए दिन हम लोगों के साथ ये जो डिस्कशन होते हैं बजट के ऊपर बैठ के बातें करते हैं हम लोग, तो उसमें ये तय होता है, मिसाल के तौर पर ये कि साहब देखिए फिल्म तो 40 करोड़ में बन जाएगी, लेकिन ये कि उस पर कम से कम 20 करोड़ रुपया जो है प्रमोशन का आएगा। तो प्रमोशन आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि उसके बगैर कोई फिल्म चलती नहीं। कुछ लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है, और वो शॉर्टकट ये है कि प्रमोशन की जगह पे आप एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दीजिए। हाँ, आप कह दीजिए कि साहब ये फलानी रानी की बेइज्जती हो रही है, इसके लिए हो रहे। आप ये कह दीजिए कि साहब वो जो था वो मराठों को उन्होंने तो ऐसा किया था, और आप राजा सूरजमल की बेइज्जती कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो इतना ऐसा किया था। अब जब आप उस तारीख का हिस्सा, जब वो तारीख को निकालेंगे जिस तारीख में से वो फिल्में बनाई गई हैं, निकाली गई हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो तारीखें नहीं हैं, उनमें आधी से ज़्यादा जो है वो खुद भी फिक्शन है। मिसाल के तौर पर पद्मावत पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, कोर्ट केसेस हुए, ये हुआ वो हुआ। अरे भैया वो तो एक फिक्शन है जो मलिक मोहम्मद जायसी नाम के एक आदमी ने कब लिखा था, जब मेरा ख्याल है कि प्रिंटिंग भी नहीं होती थी, हाथ से लिखा हुआ उसके नुस्खे चलते थे। उस ज़माने की कहानी है वो, उसमें कहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं आप? वो बिल्कुल की बिल्कुल, लेकिन उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पर लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे थे लिटरेचर और फिल्म की, तो मैं उससे ये भी जावेद साहब, हमारी ये भी बात हो रही थी कि रिचेस्ट लिटरेचर हमारे पास है, 30 के करीब ज़बानें हैं हिंदुस्तान में, जिनमें सारा ही लिटरेचर भरा पड़ा है। वो स्क्रीन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? मतलब अगर एक ये हालांकि बहुत डिटेल में भी हो सकता है, लेकिन क्या वजह है जो स्क्रीन तक पहुंच नहीं पाता? भाई देखिए, उसकी वजह ये है कि लिटरेचर को स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए फिल्म मेकर का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और
आप ईमानदारी से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल है सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे किस किस्म के होते हैं। ये वो पढ़े लिखे हैं जिनके पास डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन ये कि इसके आगे कुछ नहीं होता। तो आपने सही कहा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करीब करीब 30 ज़बानें ऐसी हैं कि जिन्हें वर्ल्ड क्लास लिटरेचर जिसमें प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें लिखा गया है, वर्ल्ड क्लास। चाहे वो हिंदी हो, वो उर्दू हो, वो संस्कृत हो, तमिल हो, आप बंगला हो, गुजराती हो, मराठी हो, ऐसा ऐसा अदब है कि लेकिन पढ़े कौन? अगर कोई मेरे जैसा आदमी है, अगर वो कोई किताब लेके जाता भी है तो वो कहता है अरे यार हटाओ, अभी एक काम करते हैं, तुमने फलाना फिल्म देखी है, उसको रीमेक करते हैं। तो सस्ता नुस्खा तो ये है ना साहब, एक बनी हुई चीज़ आपके सामने मौजूद है तो आपको तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है यार। 300 पेज पढ़ के एक आदमी को बिठा के 300 दिन वो लगाएगा, कम वक्त तब जाके एक पिक्चर की शक्ल सामने आएगी। यहाँ मैंने एक बटन दबाया, मेरे सामने पूरी पिक्चर मौजूद है, मुझे सिर्फ उस लोगों के नाम बदल दें, लोकेशन बदल देनी है, डायलॉग राइटर से कहूँगा कि डायलॉग राइटर लिख दो, फिल्म तैयार है। ये तकलीफ उठा के उमराव जान बनती है। कुछ तकलीफ उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत अफसोसनाक हालात से गुजर रही है और मैं उसका एक हिस्सा हूँ, मुजफ्फर उसका एक हिस्सा है। नहीं जी मुजफ्फर साहब ने बिल्कुल हाथ खींच लिया। लेकिन नहीं देखिए, खून शेर के मुंह को खून लग जाए तो छूटता नहीं है। तो आप फिल्म बनाएंगे और शेर के कई जंगल इनके लिखवाए हुए 5 स्क्रिप्ट मेरे पास पड़े हुए जिनकी फिल्में नहीं बनाते और पैसे भी नहीं देते। खैर बहरहाल इंशाल्लाह बनेंगी वो सारी फिल्में बनेंगी। आप कंट्रोवर्सी खड़ी कर दीजिए। हाँ मैं कंट्रोवर्सी पैसे मिल जाएंगे। मैं मुजफ्फर पे केस कर देता हूँ। आप वकील मैं दो बताओ और कहिएगा किसी ना किसी की रूह को तो तकलीफ पहुंच ही जाएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, और ये सीरियस बात है कि हम हर चीज़ जो है वो अमेरिकन फिल्मों से लेते हैं, फॉरेन की फिल्मों से लेते हैं, और हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये उधार का सिंदूर लगा के सुहागन बनी घूमती रहती है। लेकिन उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि हॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं, जिसमें हम इतने बैंकरप्ट हैं कि हमने अपना नाम तक बॉलीवुड रख लिया है, तो वो हॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उसमें 80% वर्क जो है वो प्रिंटेड वर्क से लिया जाता है। प्रिंटेड मतलब पहले एक बुक छपती है, उस बुक के राइट्स लिए जाते हैं, उस बुक के ऊपर काम होता है, फिर फिल्में बनती हैं। आप यकीन मानेंगे कि पिछले 70 साल में हिंदुस्तान में लिटरेचर के ऊपर, किताबों के ऊपर, नॉवेलों के ऊपर, कहानियों के ऊपर जो फिल्में बनी हैं उनकी तादाद 80 से ज़्यादा नहीं है। 80 और 80%, आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा फ़र्क क्या है। और उसके बाद हम सवाल करते हैं कि साहब हमारा लिटरेचर क्या हुआ, हम किधर। हम जिसको कल्चर के नाम पर हम फिल्म में पेश कर रहे हैं वो तो हिंदुस्तानी कल्चर है ही नहीं, किसी सूरत से नहीं है। वो किसी इलाके का कल्चर नहीं है, वो पता नहीं क्या चीज़ है। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मैकडोनल्ड का आप जो बर्गर खा रहे हो या पिज़्ज़ा खा रहे हो, वो एक इम्पोर्टेड चीज़ है, वो हिंदुस्तान नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर लिटरेचर के ऊपर अच्छी फिल्म बने तो अच्छी फिल्म वो नहीं चलती है। मिसाल के तौर पर आपकी सबसे फेवरेट फिल्म आप लोगों की, जिसको आपने हर आदमी ने देखा होगा, यहाँ बैठे हुए हर आदमी ने, वो है मुग़ल-ए आज़म। मुग़ल-ए आज़म जो है वो इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली पर आधारित है। अनारकली उन्होंने लिखा था, लाहौर के राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, और वो इत्तेफाक से वो ड्रामा ऐसा है, इतना मुश्किल ड्रामा है कि उसे स्टेज नहीं किया गया या स्टेज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसकी कहानी जो है, वो कहानी जब आप उसका जिस तरीके से स्क्रीन प्ले बनाया गया, और स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छे लोगों ने बनाया, वजाहत मिर्ज़ा ने, अली रज़ा जैसे लोगों ने बनाया,
और जब वो फिल्म बनी मुग़ल-ए आज़म, तो उसने आप जानते हैं कि उसने क्या उसकी वक़्त है और क्या उसने रिकॉर्ड कायम किया। उसके अलावा और दर्जनों फिल्में ऐसी हैं, परिणीता आपने ज़रूर देखी होगी, देवदास। 1084 की माँ आपने ज़रूर देखी है, देवदास 14 बार बनी है। शरद बाबू की गायक। कहानी में ऐसा कौन सा जादू है कि जो लोग उसको हर तरीके से और अलग हर अलग बार एडेप्टेशन हर लेकिन जावेद साहब, सारी नेगेटिव्स नहीं है। मुझे लगता है जो पिछले कुछ सालों की ग्रोथ पे अगर गौर करेंगे हम, प्लेटफॉर्म बदल गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम, हॉटस्टार, ये सब चल रहे हैं। इसमें वापस किताबों की दुनिया से कहानी लेने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ वक्त वाला मामला नहीं था कि 2.5 या 3 घंटे में कहानी समेटनी है। तो नॉवेल्स उठाए गए और नॉन फिक्शन भी काफ़ी उठाया गया। वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनी, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ करके भी एक सीरीज़ बनी। ऑफ लेट जो देखने में आया है उसमें आप दोनों के मैं जानना चाहूँगा क्या क्या कहना है, ओपिनियन क्या है कि वो बड़ी शॉक वैल्यू वाली चीज़ें बनाने लगे हैं। सीक्रेट गेम्स अच्छा था, उसमें काफ़ी पॉलिटिकल टचेस बहुत अच्छे थे, लेकिन कुल मिला के या तो सेक्स की तरफ जा रहे हैं, या तो वो बहुत गालियाँ हैं, गाली गलौच है, या कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जो शॉक हो जाएं आप और वो मीडिया में आए और आप उसको देखें टीवी पे बैठ के घर पे। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना है आपको? मुज़फ़्फ़र साहब, आपका। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो ये कि एक जो शॉक वैल्यू है वो जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। वेब सीरीज़ बहुत अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि वेब सीरीज़ जो है वो फिल्म का फ्यूचर है, जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें बहुत हमारा जहन भी बदल रहा है, हमारे तौर तरीके भी बदल रहे हैं। मुझे नहीं जाना है फिल्म थिएटर में, मुझे नहीं जाना है, मुझे वो पाबंदी नहीं चाहिए कि मुझे इतने बज के इतने मिनट पे वहाँ पहुँचना ही चाहिए और मुझे जब देखना होगा मैं देख लूँगा। और स्क्रीन भी अब छोटा नहीं है, हर घर में मैं समझता हूँ कि आप 60 और 70 सेंटीमीटर इंच का टीवी बहुत मामूली बात हो गई। लेकिन वहाँ ये भी आपने सही कहा कि ये उसमें नए तजुर्बे हो रहे हैं, किताबों से चीज़ें ली जा रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसमें ख़तरनाक पहलू उसका जो है वो ये है कि उसके ऊपर सेंसर नहीं है। जी। नतीजा उसका ये होता है कि लोग जो हैं, जो जल्दी से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो ऐसे रास्तों पर निकल जाएंगे जो पैसा तो शायद बनाएंगे, लेकिन एक कल्चर की और नई जनरेशन के जहन की ऐसी तैसी कर देंगे। मतलब उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी ये है कि आपको सेंसर की ज़रूरत नहीं थी और वो कमज़ोरी भी उसकी बन सकती है। भाई हम लड़ते रहे हैं हमेशा कि हमको सेंसर की ज़रूरत नहीं है, हमको खुद अपना सेंसर करना चाहिए, लेकिन उस सेंसर के लिए जिस सेंसिबिलिटी की ज़रूरत है वो सेंसिबिलिटी मौजूद नहीं है। अभी आप ये देखिए कि कितने सारे ऐसे वेब सीरीज़ बने हैं कि जो बहुत ही गलत हैं, बच्चों के ऊपर उनका बहुत गलत असर पड़ता है। और वेब सीरीज़ ऐसी चीज़ है कि बच्चे जो हैं, कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनकी पहुंच के अंदर हैं, वो वहाँ तक पहुंच सकते हैं, वो जब जी चाहे उसे देख सकते हैं। वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा वक्त आया कि जब वो ये इस किस्म के जो वेब सीरीज़ हैं और जो गलत किस्म के लोग बना रहे हैं, वो कहीं पूरी पोर्नोग्राफी ना बन जाए। मुज़फ़्फ़र साहब, सेंसर एंड सेंसिबिलिटी की बात की। हाँ, तो ये इस पे आपका क्या व्यू है? पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में जो फिल्म मेकर्स हैं, वी आर अ माइंडलेस ट्राइब। अमेरिका से और हॉलीवुड से जो फिल्म्स बन के आती हैं, उनका एक बहुत ही कट एंड ड्राइड प्लान है। जी, जी। उनको ये दिखाना है, ये दिखाना है, ये दिखाना है। उनको ये साबित करना है कि उनके जितने भी काले करतूत हैं वो सही हैं। कैसे उन्होंने रेड इंडियंस को सब्जुगेट किया, काउबॉयज़ को ग्लोरीफाई किया, कैसे वो पूरा उनका जो जूस का एजेंडा है वो, और इस तरीके से जितने भी इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड में जो वो लोग ऑपरेशंस उनके हो रहे हैं, वो उनकी फिल्में एक ख़ास मकसद से बन रही। हमारे पास कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास कोई हिंदुस्तान से ब्रांड उठ के नहीं निकला है। हमारे पास सिर्फ हल्दीराम है अगर आपको कुछ चाहिए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान से कोई ब्रांड नहीं उठ के आता है। हम उनके कहीं ज़्यादा गुलाम हैं जब पहले थे। जी, जी। हर तरीके में आपकी गाड़ियाँ सब विलायती हैं, सारे ब्रांड आप विलायती पहनते हैं और बिस्किट भी आप विलायती खाते हैं। आपका अपनी खुददारी ख़त्म हो चुकी है, आप में कुछ बचे ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स वाला उन वगैरह उनकी ईजाद है।
आपकी ईजाद नहीं, यू आर जस्ट फॉलोइंग देयर दिस थिंग। अब मैं एडवर्टाइजिंग का आदमी हूँ, मैंने भी ब्रांड्स बनाए हैं, एयर इंडिया जी, का ब्रांड जी, बनाया, जी, जी। लेकिन एडवर्टाइजिंग में आप देख लें, कोई भी हिंदुस्तानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सरवाइव कर ही नहीं पाई है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, दे ऑल अमेरिकन एजेंसीज। सो अमेरिका इज रूलिंग यू through proxy. The whole communication world is theirs. They have designed the agendas and we have no agenda whatsoever. अब इसमें हम लोग बीच में गाली बकते रहें या फोहश बातें करते रहें, वो आप खुद दिल के बहलाने को गालिब जावेद साहब को ख्याल check अच्छा करना है। चाहिए। मैं मुजफ्फर की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि फिल्म मेकर्स का कोई मकसद नहीं है। क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आपने? कोई एजेंडा नहीं नहीं, है। मैं देश की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं। मैं फिल्म की बात नहीं, में, नहीं, फिल्म देश- मेकर तो मजबूर है। जी। वही फिल्म मेकर जो है वो उनके लिए एक अच्छी फिल्म बना देगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर में कोई विजन नहीं है। तो जो हिंदुस्तानी पैसा है वो अंधा है, आपने खुद कहा। मुजफ्फर साहब, हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर के पास विजन है, और वो विजन है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। मुजफ्फर साहब, अब वो देखिए, एक ज़माना था कि दो आदमी मिला करते थे। एक आदमी वो होता था जिसके पास पैसे होते थे, और एक आदमी वो होता था जिसके पास एक ख्याल होता था, एक जहन होता था, और ये दोनों मिलकर फिल्म बनाते थे। तो आर्ट एंड कॉमर्स जो थे वो हैंड इन हैंड चलते थे, और उसमें आम तौर पर आर्ट जो है उसका साइड हैवी हुआ करता था। आज हुआ ये है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, पूरी फिल्म मेकिंग जो है, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे आपका वेब सीरीज़ हो, चाहे आपका फिल्म हो, वो सबका सब जो है वो कारपोरेट हाउसेस में चला गया। कॉमर्स साइड है भी। और सारी चीज़ें जो हैं, आप यकीन मानिए कि वो बिल्कुल वो जो असेंबली लाइन जैसी चीज़ें होती हैं वैसी बनती हैं। मैं 3-4 टीवी सीरियल्स और टीवी चैनल्स के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, और जिस तरीके से हमको इंस्ट्रक्शंस दी जाती और जिस तरीके से हमको डिक्टेट किया जाता है, उसमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखा जाता है, अरे ये जो आपने लिख दिया है कि ये तो पंजाब में नहीं चलेगा, ये तो पंजाब के लिए तो हमको चाहिए। तो टीआरपी आजकल हमारी जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र का ज़रा एंगल ज़रा ऊंचा कर दीजिए। अगर इस तरीके से फिल्में बनेंगी और इस तरीके से सीरियल बनेंगे, तो वो कभी जो है वो हम जिस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से यहाँ बैठ वो के, नहीं मिलेगी। वो हमें नहीं तो मिलने वाली। मुजफ्फर साहब, मुंबई छोड़ के आ जाइए हमारे पास। मुजफ्फर साहब, कॉमर्स की बात हो गई, एजेंडा की बात हो गई, मैं आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जो माहौल है मुल्क में चल रहा है, पॉलिटिकल, हर कोई पॉलिटिकल है। पहले फिल्मों की बात होती थी ड्राइंग रूम्स में, अब पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, हिंदू मुस्लिम डिस्कशन होता है। मेरे ख्याल से ये वो दौर है जब लिखने वालों को और फिल्में बनाने वालों को गंगा जमनी तहजीब याद दिलाई जानी चाहिए। रेख्ता, जश्न रेख्ता जैसी चीज़ें इसमें बहुत मदद कर रही हैं। आपको अगर मौका मिले और ये कॉमर्स पार्ट भूल जाइए, तो वो कौन सा दौर है जिसके सहारे आप ऐसी चीज़ याद दिलाने की कोई कहानी कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं जहान खुसरो, अब मुझे लगता है अमीर खुसरो से ज़्यादा हिंदुस्तान का आशिक आपको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। आप उनकी किताबें उठा के पढ़िए, क्या उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है? किसी भी ने नहीं लिखा है। और वो ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया से वाकिफ़ है, वो हिंदुस्तान की तारीफ़ करे तो वो एक बात और होती है, और हिंदुस्तानी तारीफ़ करे वो तो ठीक है, वो मुझे लगता है तारीफ़ भी नहीं करेगा, वो इस चीज़ की बुराई करेगा, उसकी अच्छाई करेगा, वो उसको हिसाब किताब में वो ज़ीरो कर देगा हिंदुस्तान को। लेकिन हिंदुस्तान का इससे बड़ा आशिक मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। जी। जहान खुसरो करके, और जहान खुसरो एक अलग अजीब सी दुनिया है। वहाँ पर शायरी एक ऐसे बुलंद मकाम पे पेश की जाती है, बल्कि वो शायरी होती है समर्पण की। जी। इस वक्त समर्पण जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप हम लोग हुज्जत करें और बहस करें तो उससे कुछ मिलता नहीं है। जो चीज़ें जो मुकाम उस तरह के लोगों का है, जैसे अमीर खुसरो का है, वो आप मिल ही नहीं सकता। इसी तरीके से आप दिल्ली को, वो लखनऊ को देखें तो वाजिद अली शाह ने अपने वक्त में एक बहुत बड़ा काम किया। हम लोग एक फेस्टिवल उनका करते हैं, वाजिद अली शाह फेस्टिवल, तो उनकी आप और बातें अगर भूल जाएं तो आप देखें कि किस तरीके से उसने कौमी एकजहती पे उस शख्स ने काम किया है।
जो मेरे ख्याल में मिस्टर रे भी नहीं उस वक्त समझ पाए और उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए कि वाजिद अली शाह इज़ योर बेस्ट आइकॉन फॉर अ वर्ल्ड ऑफ टुडे, द डिवाइसिव वर्ल्ड ऑफ टुडे। हम पैगाम नफ़रत का जवाब सिर्फ पैगाम मोहब्बत से दे सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा जवाब ही नहीं है। वो बहुत ज़बरदस्त बात कही और मुझे इशारे हो रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि चलता रहे शाम तक, लेकिन अब ऑडियंस से सवाल लेंगे हम, जो भी आप पूछना चाहें मुजफ्फर साहब और जावेद साहब से। मुजफ्फर साहब, आपकी फिल्में बड़ी कामयाब रही हैं, आपकी खयाम साहब की म्यूज़िक का क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी फिल्मों के कामयाबी में? देखिए, खयाम साहब जो हैं वो एक नशा है, अगर उनको कोई आप समझ सकता है तो आप खयाम साहब का जो एक नगमीगी की कैफियत है वो इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब। खयाम साहब अगर ना हो, जैसे अब नहीं है, तो मैं तो अधूरा हो गया हूँ। द काइंड ऑफ लिरिसिज्म ही हैज़ इन हिज मेलोडीज, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी टू बीट दैट। एक उससे पहले मुझे जयदेव जी लगे थे और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन खयाम साहब का जवाब मिलना बहुत मुश्किल काम है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं लखनऊ का तो नहीं हूँ, लेकिन लखनऊ से मोहब्बत बहुत है मुझे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप लखनऊ की तहज़ीब के ऊपर एक फिर से फिल्म बनाएं। भैया तहज़ीब उससे जागी, जब मैं कुछ दिन पहले गया लखनऊ और एक तांगे वाला मुझे मिल गया, उससे जो जिस तरह से बातें हुई, वो तमाम बातें जो लखनऊ की कही जाती हैं कि तहज़ीब गिर गई, ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसको उजागर करती है। मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट ये है कि आप लखनऊ की तहज़ीब के ऊपर एक फिर से फिल्म बनाएँ। आपका जब मौका होगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, रीसेंट एक्सपीरियंस है, 2-3 मिनट लगेगा, यहाँ वक्त नहीं है, बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आपने इतना बड़ा सवाल पूछा है और इतने कम वक्त मुझे मिलेगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं, लखनऊ के हर शख्स में लखनऊ जिंदा है। एक ऐसा लखनऊ जिंदा है जिसका हमें मतलब पढ़े लिखे लोगों में जवाब नहीं मिलेगा। हर शख्स में एक अदा है, हर शख्स में एक मस्ती है। ये लखनऊ की ख़ास बात है जो मुझे बार बार लखनऊ ले जाती है, और पता नहीं मैं लखनऊ से क्या लेके आता हूँ, लेकिन अफसोस है कि मैं लखनऊ को कुछ दे नहीं पाता हूँ। सलीम आरिफ साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि लखनऊ के हर शख्स के अंदर 2 शहर रहते हैं, एक तो लखनऊ रहता है, दूसरा नॉस्टैल्जिया रहता है। जी, मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कल्चर दिल्ली का हो या कल्चर लखनऊ का हो या बम्बई का, जिसे हम आजकल मुंबई कहने लगे हैं, उसका कल्चर हो, हर जगह की अपनी एक ख़ास अदा है, ख़ास बात है, और हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। अभी अपने कल्चर के बारे में यहाँ बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए जश्न रेख्ता का कि वो पिछले कई साल से एक मुसलसल एक कोशिश कर रहा है, एक लोगों का जहन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी दूसरे काम से बड़ा काम है। अभी कुछ पिछले हफ्ते में लखनऊ में था, वहाँ लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब के ऊपर एक लिटरेरी फेस्टिवल था और 3 दिन का वो भी था और बहुत अच्छा था। वहाँ भी कुछ था, बॉम्बे में भी बहुत कुछ होता रहता है। तो छोटे छोटे पॉकेट्स में काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी मुजफ्फर साहब ने कहा कि इनकलाब तो आएगा, लेकिन ये कि इनकलाब कुछ चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ, डुगडुगी बजाता हुआ नहीं आता है, वो बहुत धीरे से आता है, और जब आ चुका होता है तब हमें एहसास होता है कि इनकलाब आ गया। तो इनकलाब तो आएगा। तो बहुत पॉजिटिव बात कही जावेद साहब ने, और मैं एक शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राही साहब का, हमारी आबला पाई का जिक्र कर देना, थका हुआ जो तुम्हें कोई इनकलाब मिले। और दूसरा शेर क्या बात इसी वो है, ये चिराग जैसे लम्हे यूं ही राएगा ना जाए, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ। बहुत खूब, और इशारे हो रहे हैं अब, और जाते जाते सब कुछ बोल दिया है जावेद साहब ने, और पॉजिटिवली बोल दिया है, उम्मीद भी जगा दी है, इनकलाब आएगा। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती मुजफ्फर साहब और जावेद साहब इस कॉन्वर्सेशन
का ये मौका मिला और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जश्न रेख्ता का, ये जारी रहे, दिस शुड गो ऑन एंड ऑन। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद रहने के लिए। थैंक यू सो मच।